20 दिन बाद पूजा की शादी होने वाली थी, इसलिए पूजा अपनी माँ के साथ शॉपिंग करने गई थी। जिस घर में शादी होती है वहाँ तो 2 महीने पहले नहीं बल्कि 6 महीने पहले से ही शादी की शॉपिंग शुरू हो जाती है। और अगर शादी बेटी की हो तो एक एक तिनके के बराबर का सामान भी याद करके रखना पड़ता है। ऐसा ही टिक छोटा सामान लाने के लिए पूजा अपनी माँ के साथ तक गई। मार्केट में चक्कर लगा चुकी थी। 2 महीने पूजा और उसकी माँ शादी का सामान जमा कर रहे थे। अब वो दोनों ही मार्केट में चक्कर काट काट कर थक चुकी थी, लेकिन शायद आज पूजा कुछ ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि आज धूप बहुत ही ज़्यादा थी। ऐसी कड़ी धूप में पूजा शॉपिंग के लिए निकल गई थी, लेकिन आज उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। पूजा का सर दर्द से फटा जा रहा था और उसे चक्कर भी आने लगे थे। पूजा ने अपनी माँ से कहा, माँ, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है और मुझे चक्कर भी आने लगे हैं। जब पूजा की तबीयत ज़्यादा ही बिगड़ने लगी तो उसकी माँ ने उसे डॉक्टर के पास ले गई। पूजा की माँ को भी ऐसा लगा कि शायद गर्मी की वजह से पूजा को चक्कर आ रहे हैं, या फिर हो सकता है शादी की ज़्यादा भाग दौड़ की वजह से उसकी तबीयत खराब हो रही है। डॉक्टर ने पूजा के चेकअप किया और कुछ टेस्ट लिख कर दिए, लेकिन अगले ही दिन जब पूजा के हाथ में अपनी रिपोर्ट आई तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पूजा को ऐसा लगा कि जरूर डॉक्टर से कोई गलती हो गई है। पूजा की माँ को तो ऐसा हाल हो गया कि वो हैरत से आंखें फाड़ कर कभी डॉक्टर की ओर देखती तो कभी अपनी बेटी पूजा की ओर देखती थी। पूजा को ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी भी जमीन में धंस जाएगी, क्योंकि बिना कुछ किए वो अपनी माँ से नजरे में कसूरवार साबित हो चुकी थी। इतनी बड़ी बात को बर्दाश्त करते हुए पूजा बड़ी मुश्किल से घर तक पहुंची थी। पूजा की माँ भी पूरी रास्ता चुप रही और उन्हें रास्ते में पूजा को एक शब्द भी नहीं कहा था। लेकिन जैसे ही वह दोनों घर पहुंची तो पूजा की माँ रोने लगी और कहने लगी, यह क्या कर दिया तूने पूजा, और यह किसका पाप पड़ा है तेरी कोख में। बेचारी पूजा अपनी माँ को क्या जवाब देती, जबकि वो खुद ही इस बारे में कुछ नहीं जानती थी। जो शक करती थी वो किस पर करती, क्योंकि उसके घर में तो उसकी माँ के अलावा कोई भी नहीं रहता था। पूजा अपने दोनों हाथों में से अपना सर पकड़कर बैठी थी, क्योंकि डॉक्टर कहने के मुताबिक पूजा पिछले 3 महीने से प्रेग्नेंट थी। पूजा के कहने पर डॉक्टर ने उसकी 3-4 बार रिपोर्ट निकाली, लेकिन हर बार रिपोर्ट साफ दिखा कि पूजा प्रेग्नेंट है। रिपोर्ट आने के बाद तो पूजा इस बात को झूठ भी नहीं सकती थी कि वह प्रेग्नेंट है। लेकिन सोचने वाली बात यह थी कि पूजा के यह सब किसने किया, यह और कब किया, और अगर पूजा के साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ था तो फिर इस बात को पूजा को खबर कैसे नहीं हुई। पूजा की माँ पूजा को कोस रही थी। तब पूजा रोते हुए कहने लगी, आपकी कसम माँ, मैं सच कर रही हूँ, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मुझे खुद भी नहीं पता कि अब मेरे साथ यह सब काम और कैसे हो गया और किसका आप मेरी कोख में पड़ रहा है। लेकिन पूजा की माँ ने पूजा को विश्वास नहीं किया और कहने लगी, पूजा इतना सफ़ेद झूठ मत बोल, और तू किसको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही हो। यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है जो बिना तुम्हारी सहमति के और बिना तुम्हारी जानकारी के हो जाए और तुम्हें इसके बारे में पता भी न चले। पूजा अपनी माँ को भरोसा दिलाते दिलाते थक चुकी थी, लेकिन उसकी माँ ने उसकी बात पे यकीन नहीं किया और बस खामोश हो गई। अगले दिन पूजा की माँ पूजा को एक दूसरे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर को जान पहचान की थी तो उसे डॉक्टर के पास ले जाकर पूजा की माँ कहने लगी, डॉक्टर साहिबा, अगर आप मेरी बेटी का अबॉर्शन कर दे तो आपका बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ गरीब पर। तब उस डॉक्टर ने कहा, आपने आने में देर कर दी है, अब तो 3 महीने पूरे हो चुके हैं, फिर भी मैंने अगर आपकी बेटी का चेकअप किया है, अगर इस वक्त अबॉर्शन किया गया तो पूजा की जान को खतरा हो सकता है। अब तो पूजा को इस बच्चे को जन्म देने के अलावा और कोई दूसरा चारा नहीं था, और ऊपर से पूजा की शादी भी नज़दीक आ रही थी। पूजा जानती थी कि अगर उसके होने वाले पति को इस बात का पता चला तो वह पूरी दुनिया में बदनाम करके रख देगा। पूजा को इस समस्या का हल नज़र ही नहीं आ रहा था। दुनिया भर में उसकी बदनामी हो इससे पहले वह शादी से इनकार कर दे। इसलिए वह अपनी माँ से कहा, माँ, अब मैं शादी नहीं कर सकती। तब पूजा की माँ उससे कहा, पूजा बेटा, अब सिर्फ 15 ही दिन ही बचे हैं शादी में, और हम तेरे ससुराल वाले को इनकार का वजह क्या बताएंगे।
अचानक क्यों शादी से इनकार करना ठीक नहीं होगा बेटा। तब पूजा ने माँ से कहा, माँ शादी के बाद तो ये बात सबको पता चल ही जाएगी। उसके बाद वो लोग मुझे धक्के मार के अपने घर से बाहर निकाल देंगे। इससे तो अच्छा है कि मैं शादी ही न करूं। तब पूजा की माँ ने कहा, लेकिन पूजा, हम उन लोगों को कहेंगे क्या? हमारे पास इनकार करने का कोई ठोस कारण भी तो नहीं है। पूजा को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब इस समस्या का क्या समाधान निकाला जाए, क्योंकि पूजा के साथ जिसने भी यह घिनौना काम किया था, फिलहाल वह तो पूजा की नज़रों से छिपा हुआ था। पूजा दुनिया भर में बदनाम नहीं होना चाहती थी, इसलिए वह अपना सामान बांधकर दूसरे शहर रहने चली गई, जहां उसे और उसकी माँ को कोई नहीं जानता था। पहले पहले तो पूजा की माँ को बहुत मना किया कि वह अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, लेकिन आखिर में उन्हें पूजा की जिद के आगे झुकना ही पड़ा और पूजा अपनी माँ को लेकर हरियाणा चली गई। पूजा वही इंजीनियरिंग डिज़ाइन में डिप्लोमा किया हुआ था। इस वजह से उसे हरियाणा जाते ही एक अच्छी नौकरी मिल गई थी। जिस लड़के से पूजा की शादी होने वाली थी, उसने पहली वाली कंपनी में उसके साथ ही काम करता था। दोनों को पहली नज़र में एक दूसरे से प्यार हो गया था और फिर बाद में शादी तक पहुंच गई। पूजा के घर में उसकी माँ के अलावा कोई भी नहीं था, इसलिए जब पूजा ने राहुल के बारे में अपनी माँ को बताया तो उन्हें भी इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं था, क्योंकि राहुल एक बहुत ही अच्छा और पढ़ा लिखा नौजवान था। उसकी जॉब भी अच्छी थी, जिससे वह अच्छा खाता कमाता लेता था। राहुल के परिवार में सिर्फ उसके माँ पापा भी थे और वह अपने माँ पापा की एकलौती संतान था। और सबसे अच्छी बात यह थी कि पूजा और राहुल एक ही कंपनी में काम करते थे और वह दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते थे। इसलिए पूजा की माँ ने खुशी खुशी इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी और इस तरह पूजा और राहुल का रिश्ता तय हो गया। शादी के दिन होते ही दोनों घरों में शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चलने लगी और सब कुछ ठीक ही चल रहा था। लेकिन अचानक पता नहीं पूजा के साथ ऐसा क्या हो गया। किसी आदमी ने उसके साथ इतना बड़ा घिनौना काम कर दिया और पूजा को इस बात का पता भी नहीं चला। पूजा की जिंदगी में उसके साथ ऐसा भद्दा मजाक किया था जिससे उसने रातों की नींद हराम करके रख दी थी। पूजा अपनी बीती जिंदगी की सोच सोच कर पागल हो रही थी, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि जिस वजह से वो अपने किसी पे भी शक कर पाती। रात को पूजा और उसकी माँ अपना घर छोड़कर निकल गई। उसके दूसरे दिन राहुल ने कई बार पूजा को कॉल किया था। शायद राहुल पूजा के घर से गायब होने की वजह जानना चाहता था, लेकिन पूजा भी उसे क्या बताती, क्योंकि पूजा जानती थी सच्चाई जानने के बाद राहुल उसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए पूजा ने अपना फ़ोन नंबर भी बदल दिया और पुराने सिम को तोड़कर फेंक दिया था। पूजा एक दिन खूब खून के आंसू रो रही थी, क्योंकि उसकी हंसती मुस्कुराती जिंदगी बर्बाद हो गई थी। एक पल के लिए तो हो जाने वो राहुल को सारी सच्चाई बता दे, लेकिन फिर वो खामोश हो गई, क्योंकि एक बार राहुल ने पूजा से यूं ही बातों बातों में कह दिया था, पूजा मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन बेवफाई कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। पूजा बेवफा तो नहीं थी, लेकिन न जाने कैसे उसके चरित्र पर इतना बड़ा दाग लग गया था। हरियाणा आकर पूजा ने लोगों को यही बताया कि वह शादीशुदा है और उसका पति विदेश में रहता है। यह झूठ बोलने के अलावा पूजा के पास और कोई दूसरा चारा भी तो नहीं था। पूजा को खुद को ही यह सोचने में अजीब लग रहा था कि वह खुद नहीं जानती थी कि उसके पेट में किसका पाप पल रहा है। अब तो दिन ब दिन पूजा की तबीयत खराब रहने लगी, क्योंकि उसे खुद से ही नफरत होने लगी थी। पूजा कई घंटों तक भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ी रहती और कहती, भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसकी सज़ा मुझे इस तरह मिल रही है। पूजा की तबीयत बिगड़ने का एक कारण यह भी था कि अब उसकी माँ उसके साथ ठीक से बात भी नहीं करती थी। पूजा उनकी इकलौती संतान थी और उनके जीने का एकमात्र सहारा थी। जब पूजा 3 साल की थी तब उसके पापा इस दुनिया से चल बसे थे और तब से उसकी माँ ने उसे अकेले ही पाल पोस के बड़ा किया था। पूजा शकल सूरत में बिल्कुल अपनी माँ जैसी दिखती थी। कई चमकदार आंखें, लंबे सुनहरे बाल, गोरे गोरे गाल देखने वाले पूजा को अपनी नज़र हटाने भूल ही जाते थे। पूजा की माँ कई बार पूजा को समझाती थी, जमाना बहुत खराब है पूजा, ऊपर से तेरी ये खूबसूरती, तेरे संभाल कर रहना मेरी बच्ची
लेकिन पूजा अपनी माँ को बातों को हंसकर टाल दिया करती थी और कहती थी, माँ आपकी बेटी कोई कमज़ोर लड़की नहीं है कि कोई भी आकर आपकी बेटी की इज्जत पे हाथ डाल दे सके, और अगर किसी की ऐसा किया तो गलती कर भी दी तो उसकी आंखें निकाल कर उसके हाथ में रख दूंगी। लेकिन पूजा को कहाँ पता था कि उसकी बात पर उसे खून के आंसू रोना पड़ेगा। कोई पूजा की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर गया और उसे पता भी नहीं था वह कौन था, कौन कठिन परीक्षा ले रहा था उसकी जिंदगी। लेकिन फिर भी किसी तरह यह समझ कर समय गुजरता गया और फिर वह समय आ गया जब पूजा को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। पूजा यह नहीं जानती थी कि उस बच्चे का बाप कौन है, यह किसका बच्चे को जन्म देने वाली है। बस उसे तो इतना ही पता था कि उसके पेट में पलने वाला बच्चा किसी के नाजायज औलाद था, और पूजा यह दर्द कैसे बर्दाश्त कर रही थी वह तो सिर्फ वही जानती थी, क्योंकि एक औरत कभी भी ऐसे बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती थी जिसके पैदा होने से पहले वो उससे नफरत करती हो। पूजा भी अपने पेट में पल रहे बच्चे से नफरत करने लगी थी जिसने पूजा की जिंदगी बर्बाद करके रख दी थी। इसलिए उसने सोच लिया था कि इस बच्चे को पैदा होते ही उसे अनाथ आश्रय छोड़ आएगी। पूरा एक दिन दर्द सहने के बाद पूजा ने एक बेटे को जन्म दिया था, लेकिन अपने बच्चे के शक्ल देखते ही पूजा के होश उड़ गए थे। अपने बेटे को हाथ पर वह काला तिल निशान देखकर पूजा का सिर आसमान गिर पड़ा था, क्योंकि पूजा के बच्चे की शक्ल। यह उन दिनों की बात है जब पूजा अपने ऑफिस के टीम के साथ काम के सिलसिले में मनाली गई हुई थी। पूजा की कंपनी में वहाँ के एक नए होटल में इंटर्नर का बहुत बड़ा काम मिला था, इसलिए कंपनी ने अपनी बेस्ट टीम को वहाँ काम सौंपा हुआ था और पूजा भी उस बेस्ट टीम का एक हिस्सा थी। राहुल को भी उस बेस्ट टीम का हिस्सा था, लेकिन वो अपनी माँ की बीमारी की वजह से अपनी टीम के साथ नहीं दे पाया, और पूजा के बॉस ने पहले ही पूरी टीम के लिए एक बहुत बड़ी होटल का कमरा बुक कर लिए थे। जिस दिन पूजा और उसकी टीम मनाली पहुंची थी उस दिन हर तरफ बर्फबारी शुरू हो चुकी थी। गाड़ियां बहुत ही खतरनाक हादसे का शिकार हो गई थी, जिस वजह से रास्ते बंद हो चुके थे और कई दिन तक पूजा और उसकी टीम को होटल में ही कैद होकर रहना पड़ा था। लेकिन एक दिन जब बर्फबारी बहुत ज़्यादा हो रही थी तो उस दिन मनाली आने वाले लोगों की गाड़ियाँ बहुत ही खतरनाक हादसे का शिकार हो गई थी, और कई सारी गाड़ियाँ तो रास्ते में बर्फियों की वजह से वहीं फंस गए थे, और कुछ लोगों ने तो वही गाड़ियों में ही दबे दबे ठंड की वजह से अपनी जान गंवा दी थी। जहां इस हादसे में देश के हर शख्स के दिल को दहला दिया था, तो वहीं होटल में के मालिकों ने अपने होटल के कमरे के दाम डबल कर दिए थे। उन दिनों वहां मनाली के ठंड इतनी ज़्यादा थी कि हीटर भी काम नहीं कर रहा था, और ठंड के मारे लोग डबल रजाई में भी काम चला रहे थे। उन दिनों होटल के में ग्राहकों की फिर इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि एक कमरा पाने के लिए लोग लाखों रुपया देने को तैयार हो गए। कई लोगों ने तो इंसानियत और हमदर्दी के नाते लोगों को अपने कमरे में रहने भी दिया। लेकिन दूसरी पूजा वो नहीं जानती थी कि वहाँ उसके साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। एक रात पूजा अपने कमरे में सो रही थी, तभी अचानक उसके दरवाजे पे दस्तक हुई। ठंड की वजह से उसकी आंखें तुरंत खुल गई। ठंड ने मारे पूजा अपने रजाई से निकल ही नहीं पा रही थी, लेकिन फिर भी उसने जैसे तैसे उठकर दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खुलते ही पूजा ने अपने सामने होटल के एक नौकर को खड़ा पाया, तो नौकर पूजा से कहने लगा, मैडम आप अपनी बेटी को लेकर बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुँचा। उसकी बेटी बहुत बीमार है, होटल में कोई भी कमरा खाली नहीं है। अगर आप एक रात के लिए उसे अपने कमरे में सहारा देंगे तो बाप बेटी पर बहुत बड़ा एहसान होगा। पहले कुछ देर के लिए तो पूजा सोच में पड़ गई, वह क्या करे क्या न करे। इंसानियत के नाते पूजा ने उस बाप बेटी को अपने कमरे में रहने की इजाज़त दे दी। कुछ देर बाद तकरीबन 30 साल का आदमी अपनी 6 साल की बच्ची को गोद में लिए पूजा के सामने खड़ा था। वो आदमी उस वक्त बहुत ही परेशान लग रहा था, लेकिन पूजा पर नज़र पड़ते ही वो आदमी पूजा को देखता रह गया था। कमरे में आते ही उस आदमी ने अपनी बेटी को तुरंत बेड पे लेटा दिया और उसे एक रजाई डाल दी। वो बच्ची बुरी तरह काँप रही थी और उस आदमी ने खुद को एक मोटी जैकेट पहने रखी थी। अपनी बच्ची को बेड पे लेटाकर वो आदमी पूजा को एहसान जताते नज़रों से देखने लगा और कहने लगा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किन शब्दों में आपका धन्यवाद करूं। अगर आप मुझ पर यह एहसान न करते
तो सर्दी के मारे मेरी बच्ची की जान हाल में हो जाती। पूजा ने कहा, इसमें एहसान किस बात की, मैं तो सिर्फ इंसानियत का फ़र्ज निभा रही हूँ। तब वो आदमी कहने लगा, बस आप मेरी बेटी का ख्याल रख लेना, मैं तो कहीं भी रह लूँगा। यह कहकर आदमी पूजा के कमरे से बाहर चला गया। पूजा ने उसकी बेटी को कंबल अच्छी तरह लपेट लिया और खुद भी जाकर अपने बेड पे लेट गई। वह बच्ची नींद में बुरी तरह काँप रही थी। तब पूजा जाकर उसके बगल में लेट गई और 6 साल की मासूम बच्ची को अपनी रजाई में ले गई। कुछ देर में ही वो बच्ची कंपन से खत्म हो गई और वो बच्ची गहरी नींद में सो चुकी थी। पूरी रात बर्फबारी चलती रही और सुबह भी यह सिलसिला जारी रहा। सर्दी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि दिलों में पानी की जगह बर्फ जमा हो गए थे। उसे बच्चों की नींद खुलते ही वो अपनी पास पूजा को देखकर घबराने लगी। कहने लगी, मुझे पापा के पास जाना है। लेकिन पूजा को तो यह भी नहीं पता था उस वक्त उसके पापा कहाँ थे। पूजा ने उस आदमी का नंबर तक नहीं लेना भूल गई थी कि उसे फ़ोन करके बुला पाती। पूजा ने उस बच्ची को बहुत समझाया कि उसके पापा अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे, लेकिन वो बच्ची तो रोने लगी। पूजा ने कमरे से बाहर निकलकर चारों ओर नजरें घुमाई तो उसे बच्चे के पापा कहीं नजर नहीं आए, लेकिन कॉरिडोर तो बिल्कुल खाली पड़ा था। पूजा बड़ी मुश्किल से उस बच्ची को चुप करा और फिर एक नौकर को कहा नाश्ता मंगवाया। जैसे तैसे करके पूजा ने उस बच्ची को खाना खिलाया, लेकिन उस बच्ची के पापा अभी तक वापस नहीं आए थे। सुबह से दोपहर हो चुकी थी, लेकिन उस बच्ची के पापा का कुछ अता पता नहीं था। पूजा ने जब उस होटल के मैनेजर को उस बच्चे के पापा के बारे में पूछा तो मैनेजर कहने लगा, रात भर तो वह शख्स यही रिसेप्शन में ही सोफे पे सोया रहा था, लेकिन सुबह होते ही पता नहीं वो कहाँ चला गया। अब पूजा को चिंता होने लगी, कैसे वो उस बच्चे को शांत करा पाएगी, क्योंकि वो बच्ची तो लगातार अपने पापा पापा के लिए रोई जा रही है। बड़ी मुश्किल से पूजा ने उस बच्ची को दोपहर का खाना खिलाया और फिर उससे बातें करने लगी। शाम का वक्त जब उस बच्ची के पापा होटल लौटे तो पूजा गुस्से के मारे बुरा हाल हो गया था। अपने पापा को देखकर उस बच्ची के जान में जान आ गई। वो दौड़कर अपने पापा के गले लग गई। पूजा ने अपने दिल भर का गुस्सा जताते हुए उस आदमी से कहा, आपको तो अपनी बेटी की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। वो आपकी बच्ची रो रो कर बुरा हाल हो गया है और आप हैं कि होटल से गायब हो गए। पूजा की बात सुनकर वो आदमी शर्मिंदा हो गया और उसे अपनी नज़र नीचे झुका ली और फिर कहने लगा, जी मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन सुबह होते ही मुझे पता चला कि रात की तेज़ बर्फबारी की वजह से बहुत सारी गाड़ियाँ नीचे बर्फ़ में दब चुकी थी और रेस्क्यू टीम को यहाँ आने में लोगों की मदद करने की ज़रूरत थी, इसलिए मैं भी वहाँ चला गया। बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी, लेकिन कई लोग हमारी मदद से बच गए। यह सुनकर पूजा अपने किए पर गुस्से पर शर्मिंदा हो गई और सोचने लगी, यह आदमी तो एक अच्छे काम के लिए गया था, वह लोगों की जान बचाने का काम कर रहा था और मैं बेकार में ही उसे इतना गुस्सा बरस पड़ी। उस आदमी ने पूजा से कहा, आज तक ऐसे ही तूफान की भविष्यवाणी की गई है, लेकिन हो सकता है कल शाम तक कोई हल निकल आएगा। आपको मेरी वजह से बहुत तकलीफ उठानी पड़ी, लेकिन जैसे ही रास्ते साफ होते हैं अपनी बेटी को लेकर तुरंत वापस चला जाऊंगा। पूजा ने कहा, अरे इसमें तकलीफ कैसे, ऐसे मुश्किल समय में हम देशवासी एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो कौन देगा भला, और अपने जो किया है उसके सामने मेरी यह मदद तो कुछ भी नहीं। पूजा की बातें सुनकर उस आदमी के दिल को कुछ तसल्ली मिली और फिर उसे वह पूरी शाम पूजा के कमरे में ही बिताते। किसी तरह समय तो गुजरा ही था, इसलिए पूजा और वो आदमी एक दूसरे के बारे में बातें करने लगे। तभी बातों बातों में उस आदमी ने पूजा को बताया कि उसका नाम अजय है और वो अपनी बेटी के साथ राजस्थान में अकेले ही रहता है। अजय की बेटी का जन्म के वक्त उसकी पत्नी की मौत हो चुकी थी। उसने आज तक अपनी बेटी को उसकी मां की तस्वीर नहीं दिखाई। अजय की पत्नी की मौत के बाद रिश्तेदारों ने अजय को दूसरी शादी करने के लिए बहुत समझा, लेकिन अजय दूसरी शादी नहीं करना चाहता। अजय को यह डर था कि कहीं दूसरी पत्नी अपनी उसकी बेटी के साथ सौतेला व्यवहार करेगी तो उसकी बेटी की जिंदगी नरक बन जाएगी। आगे अजय ने यह भी बताया कि वह अपनी नौकरी के चलते अपनी बेटी को ज़्यादा समय नहीं दे पा रहा था, इसलिए इस बार कंपनी ने उसे छुट्टी मंजूर कर ली और इसलिए वो अपनी बेटी को घूमने के लिए मनाली ले आया था। लेकिन तेज बर्फबारी की वजह से अजय की गाड़ी बीच रास्ते में ही फंस गई। सर्दी के मारे उसे बेटी बेहोश हो गई और बड़ी मुश्किल से अजय अपनी बेटी को गोद में लिए पैदल इस होटल तक पहुंच गया। बातों बातों में कब शाम ढल गई इसका
अजय और पूजा को पता ही नहीं चला और अंधेरा होते ही अजय पूजा के कमरे से बाहर निकल गया। तो अपनी बर्फबारी की वजह से फ़ोन नेटवर्क भी नहीं मिल रहे थे कि तभी पूजा ने अपने फ़ोन में देखा कि राहुल के कुछ मैसेज और उसकी माँ के मिस कॉल दिखाई दे रहे थे। राहुल के मैसेज ने पूजा का हाल चाल पूछ रहा था। पूजा के लिए बहुत परेशान था क्योंकि राहुल को भी मनाली की हालत के बारे में पता चल चुका था। राहुल ने अपने मैसेज में भी लिखा था पूजा कि माँ उसके लिए बहुत परेशान है, अगर नेटवर्क मिला तो एक बार पूजा अपनी माँ से बात जरूर कर ले। राहुल के मैसेज पढ़कर पूजा भी अपनी माँ के लिए बहुत परेशान हो गई थी क्योंकि फ़ोन में नेटवर्क न मिलने की वजह से उसकी माँ से फ़ोन पर बात नहीं हो पा रही थी। अजय की बेटी को सुलाने के बाद पूजा अपने कमरे की खिड़की के पर्दे हटाया ताकि शायद फ़ोन में नेटवर्क आ जाए तो पूजा अपनी माँ से फ़ोन करके हाल चाल बता सके। लेकिन इस वक्त भी हल्की हल्की बर्फबारी हो रही थी और फ़ोन में अभी भी नेटवर्क नहीं मिल रहा था। पूजा ने खिड़की से बाहर नज़र डाली तो होटल से कुछ दूरी पर लोग अपने अपने फ़ोन पर बात कर रहे थे। पूजा ने सोचा हो सकता है बाहर नेटवर्क मिल रहा हो तो वो वहीं जाकर अपनी माँ से थोड़ी देर बात कर ले और अपने हाल चाल भी बता दे ताकि अपनी माँ को दिल को सुकून मिल जाए और वह रात को थोड़ा चैन से सो पाए। यही सोचते हुए पूजा अपनी गर्म शैली उठाई और ओढ़े कमरे से बाहर निकल। उस वक्त रात के 10:30 बज रहे थे लेकिन फिर भी होटल में सन्नाटा छाया हुआ था क्योंकि सर्दी की वजह से सब अपने अपने कमरे में बेसुध पड़े थे। पूजा जब होटल से बाहर निकल रही थी तब उसने देखा कि कई लोग तो रिसेप्शन एरिया में ही अपने बिस्तर लगाए हुए थे जिसमें उस बच्चे के पिता भी शामिल थे। पूजा ने कोने में लेटे हुए अजय को एक नज़र डाली और फिर होटल से बाहर निकल गई। पूजा को तो बस कुछ भी करके एक बार अपनी माँ से बात करनी थी ताकि वह चिंता मुक्त हो जाए। पूजा हरियाणा से वहीं आई थी। हरियाणा में इतनी ज़्यादा ठंड नहीं होती थी। पूजा को तो वैसे भी ज़्यादा ठंड बर्दाश्त नहीं होती और यहाँ तो मोटे मोटे कपड़े भी बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। और अगर बर्फबारी की बात की जाए तो दूर दूर तक उनकी बात छोड़ दो। होटल से बाहर कदम रखते ही हर तरफ बर्फ भरती पूजा अपना मोबाइल ऑन किया लेकिन नेटवर्क अभी भी नहीं मिल रहा था। लेकिन शायद 1 मील दूर पर अभी उसको कुछ लोग मोबाइल पर बात कर रहे थे इसलिए पूजा भी उसी तरफ जाने लगी। पूजा उस तरफ जाते हर बार अपना मोबाइल ही देख रही थी कि अगर कहीं नेटवर्क मिल जाए तो वहीं रुककर माँ से बात कर ले और फिर जल्दी से अपने होटल में लौट आए। लेकिन पूजा मुश्किल से बर्फ पर चल रही थी। पूरा आधा घंटा चलने के बाद पूजा उस जगह पहुंची जहां थोड़ा बहुत नेटवर्क मिल रहा था। पूजा ने जल्दी से अपनी माँ को फ़ोन लगाया तो उसकी माँ ने पूजा के लिए अपनी फिक्र जताते हुए कहा, कैसी हो बेटा और इस वक्त तुम कहाँ से बात कर रही हो। पूजा ने अपनी माँ को जल्दी जल्दी में सिर्फ इतना ही कहा, मैं ठीक हूँ और आप मेरी फिक्र बिल्कुल ना करें। यहाँ नेटवर्क न मिलने की वजह से मैं आपको फ़ोन नहीं कर पा रही थी। पूजा अपनी माँ से बात कर रही थी तभी बर्फबारी और ज़्यादा तेज हो गई। पूजा को ऐसा लगा जैसे बर्फ़ की गोले उसके सिर पे आ गिरने लगी। इसलिए पूजा ने अपनी माँ को कहा, ठीक है माँ, मैं फ़ोन रखती हूँ क्योंकि यहाँ बर्फ़ बढ़ने लगी और मुझे होटल वापस जाना है। पूजा ने जल्दी से फ़ोन कट किया और तेज़ तेज़ कदमों से चलते हुए होटल की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन बर्फबारी की वजह से पूजा का हाथ पैर कांपने लगा और पैर ठंड लगने की वजह से पूजा का चला भी नहीं जा रहा था। पूजा का हाथ पैर शून्य हो चुके थे। अब तो वह सांस भी ठीक से नहीं ले पा रही थी। पूजा जल्दी जल्दी अपने कमरे तक पहुंचना चाहती थी लेकिन फिर भी अचानक एक जगह पूजा का पैर बर्फ में जाकर फंस गए थे। पूजा ने अपने आप को उस बर्फ से निकालने की बहुत कोशिश की लेकिन पूजा के पैर निकल ही नहीं पा रहे थे और फिर ज़्यादा ठंड लगने से पूजा वहीं बर्फ में अधेरे मुंह गिर पड़ी। बर्फ तेजी से बढ़ने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से गिरी हुई हर चीज़ अपने पास सिमट रही हो। इस बर्फ ने पूजा को सिमटती जा रही। बर्फ के कारण पूजा के हाथ पैर काम नहीं कर चुके थे। पूजा उस बर्फ से बाहर निकलने की बहुत कोशिश कर रही थी लेकिन उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके हाथ पैर जान ही नहीं बची। अब तो पूजा ठंड भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी इसलिए वो बार बार उठने की कोशिश कर रही थी लेकिन हर बार वो नाकाम हो गई थी। बर्फ़ के तेज होते ही आसमान में खड़े होकर फ़ोन पर बात कर रहे सभी लोग अपने अपने होटल वापस लौटने जाने लगे। अब तो पूजा आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ पूजा ही अकेले वहाँ बर्फ़ में फंसे हुए थे। अब पूजा को अपनी मौत अपने सामने नजर आ रही थी इसलिए अपनी आंखें बंद करके कुछ देर बाद पूजा बेहोश हो गई
और उसे होश आया तो उसका पूरा शरीर अच्छी तरह जल रहा था। पूजा का पूरा शरीर गर्म हो रहा था। दर्द के मारे वो तड़प रही थी। पूजा ने जब अपनी आंखें खोली तो उसने अपने आप को अपने होटल के कमरे में पाया। वो बच्ची पूजा के पास बैठी थी और पूजा के हाथों को सहला रही थी। उस बच्चे के बाप अजय भी सामने सोफे पे बैठा हुआ था, लेकिन उसकी नज़र नहीं थी। पूजा उठने की कोशिश की तो बच्चे अपने पापा को पुकारने लगे। कहने लगी, पापा पापा देखो आंटी उठ गई। अपनी बेटी की बात सुनकर वो एकदम चौंक गया था। शायद वह किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। अजय सोफे से उठकर पूजा के पास गया और पूजा से उसकी खैरियत पूछने लगा और कहने लगा कि मैं आपको होटल से बाहर जाते हुए देखा था और मुझे ऐसा लगा कि आप किसी काम से बाहर गए हैं, लेकिन कुछ देर बाद जब आप वापस नहीं आए तो मुझे आपकी फिक्र होने लगी, इसलिए मैं आपको ढूंढने के लिए बाहर निकल पड़ा और थोड़ी दूर पास आप मुझे बर्फ पर बेहोश पड़ी नजर आए। मैं आपको होश में नहीं थे, इसलिए मैं आपको उठाकर आपके कमरे में ले आया। इतना कहकर अजय खामोश हो गया, लेकिन पूजा ने उसका शुक्रिया अदा की। अजय ने उसकी जान बचा ली, लेकिन पूजा को यह नहीं पता था कि उस दौरान अजय ने पूजा के साथ क्या कुछ कर चुका था, क्योंकि उस दिन पूजा को पूरे 24 घंटे बाद होश आया था। अपने गुजरे हुए पलों को बाहर निकलने के बाद पूजा अस्पताल में बैठे अपने बच्चे को देख रहे थे। उस बच्चे को नए शक्ल बिल्कुल उस बच्चे और उस बच्चे के बाप अजय जैसे थे। वो बच्चा उसे अजय का ही है। उसका सबसे बड़ा सबूत तो यह था कि उस बच्चे के हाथ बिल्कुल वैसे ही काला निशान था जो उस बच्चे के हाथ पर था। अजय के हाथ पर भी वह सब यही मतलब है कि वह सख्त अजय ही था जिसने पूजा के साथ उस रात ये घिनौना काम किया था जब वह बेहोश हो गई थी। लेकिन उस वक्त पूजा को इस बात का बिल्कुल बेखबर थी। पूजा को यह देखकर एक बार फिर कोई शक नहीं हुआ था कि उस रात के बाद अजय पूजा से नज़र नहीं मिला पा रहा था। शायद इसलिए वह पूजा ने बार बार अपनी गलती की माफ़ी मांगते हुए कह रहा था कि मुझे माफ़ कर देना, मैं मजबूर था। पूजा तो यह भी नहीं समझ पा रही थी कि अजय उसे बचाने के लिए बिना उसकी इजाज़त के उसे छुआ था, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहा था। सब कुछ ठीक होने के बाद अगले दिन शाम तक सारे रास्ते खोल दिए गए और अजय भी अपनी बेटी को लेकर वापस जा चुका था। पूजा का काम खत्म होते ही कुछ दिनों बाद वो भी वापस लौट आई थी, क्योंकि बर्फबारी का तूफान रुकने से उसका काम करना आसान हो गया था। पूजा का घर वापस लौटते ही राहुल के घर वालों ने जल्दी शादी करने की बात करने लगी। मनाली से वापस आने के बाद शादी की तैयारियां 3 महीने कैसे गुजर गए पूजा को तो इसका पता भी नहीं चला। लेकिन अब उसकी गोद में अपने बच्चे को देखकर पूजा को अवसर याद आ गया कि पूजा अपने बच्चे को देखकर फूट फूट कर रोने लगी। सोचने लगी कैसा एहसान फरामोश था वह इंसान। पूजा ने उसे रहने के लिए अपना कमरा दिया, उसके बच्चे की देखभाल की और उसने पूजा को बेहोशी में इस तरह का गलत फ़ायदा उठाया था। पूजा सोच ही रही थी कि उसे तो अच्छा होता कि वो मुझे मर जाने देता, क्योंकि जो जिंदगी अब पूजा जी रही थी उसके लिए मौत से भी बेहतर थी। अस्पताल से घर वापस आकर पूजा ने अपनी माँ को सारी हकीकत बता दी। पूजा ने अपनी ज़िंदगी से समझौता कर लिया था। उसकी डिलीवरी के कुछ महीने बाद ही पूजा ने अपने बच्चे को माँ को सौंप दिया और खुद फिर नौकरी करने के लिए चली गई। पूजा अपने बच्चे को अनाथ आश्रम में नहीं छोड़ पाई, क्योंकि पूजा को समझ में आ गया था कि जो कुछ भी हुआ उसके साथ उस मासूम बच्चे का उसमें कोई कसूर नहीं था। और कुछ भी कर लो, आखिर पूजा भी एक माँ थी जिसने 9 महीने तक अपने बच्चे को अपने कोख में पाला था और उसे खून से सींचा था। इसलिए वो अपने बच्चे को खुद से जुदा नहीं कर पाई और उसे दिल से अपना लिया। लेकिन घर चलाने के लिए और बच्चे की अच्छी ज़िंदगी देने के लिए पूजा को जॉब भी करना बहुत जरूरी था। इसलिए अपने जिगर के टुकड़े के अपने माँ के हवाले करके पूजा जॉब करने के लिए घर से निकल पड़े। लेकिन पूजा को यह नहीं पता था कि किस्मत एक बार फिर से उसे अजय के सामने लाकर खड़ा कर देगी। एक दिन जब पूजा घर वापस लौटी तो उस सामने अजय को अपनी माँ के साथ बैठे देखा। अजय को अपनी आंखों के सामने देखकर पूजा दंग रह गई और अजय की बेटी भी उसके साथ ही थी। अजय ने अपनी हालत देखा, जैसे बना ली थी, जैसे दाढ़ी मूछें काफ़ी बढ़ गई और वह खुद भी कुछ बिगड़ी हालात में था। पूजा को देखते ही अजय खड़ा हो गया और अभी किसी अपराधी की तरह नज़र झुकाया था। पूजा ने अजय की तरफ नफरत भरी निगाहें से देखा, लेकिन इससे पहले पूजा अजय के कुछ कहती अजय की बेटी पूजा के पास जाकर उसे लिपट गई। कहने लगी, मम्मी आप फिर से कहाँ चली गई थी? मैंने आपको बहुत मिस किया। मैंने और पापा ने आपको बहुत ढूंढा,
लेकिन आप न जाने कहाँ खो गई थी। अब दोबारा मुझे छोड़कर नहीं जाओगी ना मम्मी? पूजा ने उस बच्चे को कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसे बच्चे की मम्मी कहने पर पूजा हैरत और गुस्से से आंखें फाड़ कर अजय की तरफ देखने लगी। तब पूजा की माँ उसके पास गई और कहने लगी, पूजा बेटा, अजय को अपनी गलती का एहसास हो चुका है। वो कब से हमारी तलाश में भटक रहा था। वह तुमसे माफ़ी मांगना चाहता है और पूजा तुमसे शादी भी करना चाहता है। यह सुनकर पूजा नफरत भरी नजरों से अजय की तरफ देखने लगी और कहने लगी, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी, और तुम्हें अब जाकर एहसास हो रहा है अपनी गलती का। मैंने तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना, निकल जाओ पूजा मेरे घर से। अब पूजा अजय को ये सब बातें कर रही थी, तब अजय की आंखों से आंसू बहकर उस नन्हे बच्चे के पैर पे गिर रहे थे। पूजा अपने मन की भड़ास निकाल कर अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी। तब पूजा के माँ उसका हाथ पकड़कर उसे वहीं रोक दिया और कहा, पूजा बेटा, एक बार अजय की बात तो सुन लो। तब पूजा ने कहा, माँ आप क्या सुनना बाकी बचा? इस इंसान ने उस वक्त भी मुझे धोखा देने के लिए अपनी बेटी का सहारा लिया था और आज भी अपनी बेटी के सहारे मुझे इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है। तभी तो इसकी बच्ची अचानक मुझे मम्मी कहने लगी। यह सब उस इंसान का सिखाया हुआ है। तब अजय ने पूजा को कहा, नहीं पूजा जी, आप मुझे और मेरी बेटी को गलत समझ रही है। तब पूजा ने कहा, बार बार मेरे साथ गलत करने वाले इंसान आज मुझे सही और गलत का पाठ पढ़ा रहा है। तब अजय की बेटी पूजा के पास आई और कहा, मिलोगी मम्मी? आप पापा पर गुस्सा क्यों कर रही हो? मेरे पापा बहुत अच्छे हैं। तब पूजा अजय की बेटी को अपने से दूर करने गई तो अजय के बेटे के हाथ से एक तस्वीर फिसल के जमीन पर गिर गई, जिसे देखकर पूजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। पूजा ने उस तस्वीर को जमीन से उठाया, बड़ी हैरत से कभी उस तस्वीर को देखती तो कभी अजय की तरफ देखती। तब अजय ने कहा, इतनी हैरत हो पूजा, यह तस्वीर आपकी नहीं, यह तस्वीर मेरी पत्नी की है, मेरी निशा की है। मेरी और निशा की लव मैरिज हुई थी। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हम दोनों ने साथ जीने और मरने की कस्में खाई थी और मैं तो अपनी निशा के बगैर जीने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। लेकिन निशा ने उस समय मेरा साथ छोड़ दिया जब मैं चाहकर भी उसके साथ मर नहीं सकता था, और उसकी वजह थी मेरी यह बेटी, जिसकी जिम्मेदारी होते हुए निशा मुझसे वादा लेकर गई थी। मैं और हमारी बेटी, माँ और आप दोनों से को प्यार दूंगा और इसकी आंखों में एक भी आंसू नहीं आने दूंगा। मैं अपनी बेटी की कसम खाकर कह रहा हूँ पूजा जी, उस दिन जो कुछ भी हुआ था वो मैंने जानबूझकर नहीं किया था। जिस रात आप बेहोशी की हालत में कमरे में लेकर आया था, उस रात का पूरा शरीर बर्फ़ की वजह से, ठंड की वजह से नीला पड़ चुका था। उस वक्त आपकी ज़िंदगी बचाने के लिए मेरे पास एक ही रास्ता था, वरना आपकी जान गंवा देती और मैं आपको अपनी आंखों के सामने यूँ मरता हुआ नहीं देख सकता था, क्योंकि आपने मेरी बच्ची की जान बचाई थी, मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया था। और दूसरी वजह कि वह चेहरा जो मेरी कमजोरी थी बन गया था। मैंने अपनी आंखों के सामने मेरी ज़िंदगी, मेरी निशा को दम तोड़ते हुए देखा था और मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने बच्चे की ज़िंदगी बचाने वाले और निशा को हूबहू छवि को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देख सकूं। मैं हर हाल में आपको बचाना चाहता था और अगर मेरे पास आपकी जान बचाने का कोई और दूसरा रास्ता होता तो मैं यह गुनाह कभी नहीं करता। पूजा जी, जो कदम मैंने उठाया था वो कोई मेरी मर्जी नहीं थी। पहले मैंने आपको होश में लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की थी। बहुत देर तक आपके हाथ पैर को रगड़ता रहा, मिलाता रहा, आपके शरीर गर्म करने की कोशिश की, लेकिन जब सारी मुमकिन कोशिश करने के बाद आपका शरीर में गर्मी पैदा नहीं हुई तो मेरे पास लास्ट ऑप्शन अपने शरीर की गर्मी देना ही बचा था। मेरा यकीन कीजिए पूजा जी, जब मैं आपके शरीर के कपड़े अलग किए तो उस समय मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी। मेरे मन में आपके लिए कोई गलत विचार नहीं थे। मैं तो बस आपके शरीर की गर्मी देकर आपकी जान बचाना चाहता था। लेकिन पता नहीं वो कौन सा कमज़ोर पल था जब आपके ने शरीर को गर्मी देने के वक्त आपके चेहरे में मुझे मेरी निशा नज़र आने लगी और फिर वह सब कुछ हो गया नहीं जो नहीं होना चाहिए था। अगले दिन सुबह जब आपको होश आया तो मुझे इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं आपसे नज़र मिला सकूं। मैं बहुत कोशिश की, लेकिन इतनी हिम्मत जुटाने के बाद भी मैं आपको उस रात के बारे में कुछ भी नहीं बता पाया। लेकिन मेरे घर लौटने के बाद मेरे इस अपराध मुझे चैन से जीने नहीं दिया, इसलिए मैंने आपको ढूंढना शुरू कर दिया। बड़ी मुश्किल से होटल से आपके घर का पता मिला था, लेकिन जब मैं आपके घर पहुंचा तो पता चला
कि आप वहाँ नहीं रहते और मुझे यह भी पता चला कि आप अपनी शादी के कुछ दिन पहले ही शहर छोड़कर निकल गए थे। आपके इस तरह अचानक शहर छोड़ने के बाद मेरे मन में एक और डर पैदा हो गया कि उस रात की वजह से आपकी ज़िंदगी में ज़रूर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आई होगी, जिस वजह से आपने शहर छोड़ना पड़ा। इसलिए मैंने आपकी तलाश जारी रखी। फिर एक दिन मैंने आपको अपने एक दोस्त के ऑफिस में देख लिया। मैंने अपने दोस्त की ऑफिस से आपका एड्रेस लिया और जब मैं यहाँ पहुँचा तो आपकी माँ ने मुझे सारी सच्चाई बता दी। मैं जानता हूँ कि मैं आपका मुस्लिम हूँ पूजा जी, लेकिन आज मैंने जो कुछ भी आपसे कहा उसके बाद भी अगर आपको यह लगता है कि मैं गलत हूँ तो बेशक आप जो चाहे मुझे सज़ा दे सकती है, मैं उफ तक नहीं करूँगा। यह कहते वक्त अजय की आंखों से पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। अजय जाकर भी पूजा के पैरों में बैठ गया। कहने लगा, पूजा जी, मेरी वजह से आपको न जाने कितनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आपकी ज़िंदगी को खोई हुई तकलीफ़ों और खुद पलों को बदल नहीं सकता, लेकिन यह वादा जरूर कर सकता हूँ कि मैं आपकी आने वाली ज़िंदगी खुशियों ही खुशियाँ भर दूंगा। पूजा जी, मेरी गलती सुधारने का एक मौका दे दो। मैं आपसे शादी करके उम्र भर मेरे उस अपराध की भरपाई करना चाहता हूँ। यह कहते हुए अजय पूजा के सामने हाथ जोड़कर खड़ा था। वह फुट फुट कर रो रहा था। अजय की बातें सुनकर पूजा की आंखें भी नम हो गई थी और उसने अजय के जोड़े हाथ को पकड़कर उसे माफ़ कर दिया और फिर वह सादगी से अजय और पूजा की शादी हो गई। पूजा और अजय दुल्हन बनकर उसके घर गई। शादी के बाद अजय ने पूजा को इतना प्यार दिया कि वो अपनी बीती जिंदगी के सारे गम और सारी तकलीफ़ें भूल गई थी। वो तो पूजा की मोहब्बत ने अजय को दिल में निशा और पूजा दोनों को प्यार को जिंदा रखा था। आज अजय और पूजा दोनों एक प्यारा सा परिवार है, जिसमें एक प्यारी सी बेटी और एक प्यारा सा बेटा है। और हाँ, पूजा के चेहरे में निशा की यादें भी जुड़ी है। भला अब इस परिवार को और क्या चाहिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हम चाहे लाख कोशिश कर ले इस धरती पर जोड़े बनाने के लिए, लेकिन आखिर में जोड़ा बनता वही है जहाँ ऊपर वाले ने बना रखा होता है। इसलिए तो कहा जाता है, जोड़े तो ऊपर वाले बना कर आते हैं। आज पूजा और अजय की जोड़ी को देखकर मुझे एक लाइन याद आ गई, रब ने बना दी जोड़ी।